हेलो फ्रेंड्स, मैं श्याम उपाध्याय यस एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग इससे पहले फिजिक्स के दो भाग को देख लिए। आज हम लोग इसके तीसरे भाग को देखते हैं। तो इससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि अगर जो जहां तक हुआ था कूलाम के नियम तक, तो कूलाम के नियम हम लोग देखे थे और उसके आगे हम लोग आज देखेंगे कि क्या कैसे है। हाँ, एक बात और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यदि ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो अपने दोस्तों को शेयर करिए तथा लाइक करिए और सब्सक्राइब तथा बेल आइकन घंटी जरूर प्रेस करिए ताकि मेरा ये वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और कमेंट में जरूर बताइए कि क्या दिक्कत है, क्या आपको ये समझ नहीं आ रहा है। जो भी आपकी समस्या होगी वो अपने कमेंट में जरूर कमेंट करिए। आइए देखा जाए। तो अगर बात किया जाए कि हम लोग कूलाम के नियम को देखें तो कूलाम का नियम क्या था कि यदि दो आवेश Q1 और Q2 होंगे, उसके बीच दूरी r होगी, तो उसके बीच लगने वाला बल F बराबर क्या था A Q1 Q2 अपान r स्क्वायर, जहां A क्या था, वेयर A इक्वल टू कूलाम कांस्टेंट था। और इस A का मान क्या माना गया, 1/4πε0 और साथ में रहता है K, और उस K को कहा था डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम, माध्यम का परावैद्युतांक। और ε0 को बोला जाता है रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ मीडियम, रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ फ्री मीडियम ε0, अर्थात निर्वात की विद्युतशीलता कहा जाता है। और एयर के लिए आपको बताया गया कि एयर या वैक्यूम के लिए K का मान 1 होता है। तो इस प्रकार 1/4πε0 की वैल्यू 9×10⁹ होगी। और इस कूलाम कांस्टेंट को अगर आप A माने हो तो इसकी यूनिट क्या बनेगी, तो इसकी यूनिट अगर इस पूरे को A मान लिया जाए तो बचा क्या कि अगर यह देखिए, अगर इसको A मान लिया गया तो F इंटू आर, F से R का मल्टीप्लाई होगा, F इंटू आर स्क्वायर होगा, बाई Q1 नीचे जाएगा तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर होगा। यह इसकी यूनिट होगी। तो यहां तक बताया गया था। अब इसके आगे अगर देखा जाए कि एप्सिलॉन को क्या कहते हैं, रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ फ्री मीडियम। और अगर इस पूरे का मान 9×10⁹ होता है तो एप्सिलॉन मान कितना होगा, तो आप यहां से आसानी से निकाल लोगे 1/4π, और ये 9×10⁹, ये इधर 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, एप्सिलॉन उधर चला जाएगा, तो 9×10⁹ इक्वल टू एप्सिलॉन। तो इसको हल किया जाएगा तो आपका आ जाएगा 8.85×10⁻⁻12। यूनिट क्या बनेगा, चूंकि यह अब यहाँ आ चुका है, जस्ट इसका रिवर्स यूनिट बनेगा। नहीं सुना है तो आप अगर देखिए इसका यूनिट क्या बना था, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। और अगर ये यहाँ जाएगा, ये पूरा यूनिट आपका नीचे आएगा और ये वाला इसके ऊपर हो जाएगा, अर्थात आप कह सकते हो कि कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होगा एप्सिलॉन, जिसको कहा जाता है रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो आपको ये बात समझना है। अगर इसके आगे अगर देखा जाए कुछ चीजों को, तो आप जानते हो कि एयर के लिए कूलाम फोर्स की बात किया जाए तो F, एयर के लिए F नॉट बोलेंगे और इसका वैल्यू होगा 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अगर दूरी को कांस्टेंट मान लिया जाए, यदि दूरी में कोई परिवर्तन न किया जाए और इसी आवेश के मैग्नीट्यूड में, चार्ज के मैग्नीट्यूड में भी कोई परिवर्तन न किया जाए, अर्थात जो Q1 Q2 मैग्नीट्यूड एक बार एयर में डिस्टेंस उतना ही लिया गया, तब उसके लिए जो आपका कूलाम फोर्स आया वो E आया। अब इसी कूलाम के चार्ज को, दोनों चार्ज को R उतना ही डिस्टेंस लेकर इसको किसी मीडियम, अर्थात अगर अब इसको किसी मीडियम में, जैसे कह सकते हो कि
कोई मीडियम हो वाटर का मीडियम हो, वाटर में ही इन्हीं दोनों को उतनी ही दूरी पे ले जाके रख दिया जाए, तो ये हो जाए Q1 है और ये है Q2 और इन दोनों के बीच की दूरी R है। अब पहले ये एयर में था, अब यही चीज आ गया है वाटर में या वाटर के स्थान पे कोई भी मीडियम हो सकते हो, यहाँ एनी मीडियम में रख दिया जाए, रिप्लेस कर दिया जाए, तो उसका फोर्स क्या होगा, कूलम्ब्स फोर्स ऑफ एनी मीडियम, कूलम्ब्स फोर्स ऑफ एनी मीडियम। उम्मीद करता हूं ये समझ आ गया होगा, तो इसको मिटा दिया जाए। कूलम्ब फोर्स ऑफ एनी मीडियम अगर देखा जाए तो ये तो एयर के लिए था और ये हो जाएगा F 1/4 एप्सिलॉन। अब यहाँ एप्सिलॉन नॉट नहीं लगेगा क्योंकि मीडियम आपका एयर या वैक्यूम नहीं है। अगर एयर या वैक्यूम होता तो आपका एप्सिलॉन नॉट लगता, अर्थात अब ये एप्सिलॉन को हम क्या पढ़ेंगे, अब एप्सिलॉन को पढ़ेंगे कि रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम ये पढ़ेंगे, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम, अर्थात अगर इसको हिंदी में कहा जाए तो माध्यम की विद्युतशीलता। तो एप्सिलॉन क्या होगा, माध्यम की विद्युतशीलता होगा, तो इनटू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अब देखिए चूंकि उतनी ही दूरी पर वही चार्ज को अब रिप्लेस कर दिया गया है किसी मीडियम में, तो अब फोर्स ये हो गया, और इसको इक्वेशन फर्स्ट माने और इसको इक्वेशन 2 माने, तो डिवाइड कर दें, डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट एंड 2 से, तो क्या हो जाएगा F0 बाई F इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। इसी प्रकार 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ये पूरा कटेगा, ये भी कट जाएगा, तो एप्सिलॉन नॉट की जस्ट व्युत्क्रम है, तो बचा क्या आपका, यहाँ देखा जाए F0 बाई F इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट ये बचा है बटे 1/एप्सिलॉन बचा है, तो चौथा पद सबसे ऊपर जाएगा, तो एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट, तो अर्थात आ गया आपका F0 बाई F इक्वल टू एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट। इसी F बटे F नॉट को एक नया कांस्टेंट माना जाता है, जिसी को हम लोग पढ़ते हैं क्या, के। ये कहां से आया, ये क्यों लगाया जाता है, उसके बारे में हम लोग यहाँ देखें। तो के को क्या बोलते हैं, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम, डाई इलेक्ट्रिक माध्यम का परावैद्युतांक, और वह के होता है, और उस के को F बटे F नॉट बटे F को ही माना जाता है के। तो इसका मतलब कि F बटे F नॉट ही होता है क्या आपका, यही के ही F नॉट बाई F होता है, F नॉट बाई F होता है, और इसी को डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम बोला जाता है, जो कि मैं पहले ही लगा दिया था, और उसका राज अब आपको समझ आया, क्योंकि इन दोनों का रेशियो ही आपका के होता है। तो इसका मतलब यहाँ से आपको रिजल्ट मिला कि के मिला, क्या मिला कि आप F बाई एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू के, और इसको अगर और थोड़ा नीचे देखा जाए, गौर किया जाए, तो ये आएगा एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू के। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम इक्वल टू रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम के, और के क्या होता है, F नॉट बाई F होता है, अर्थात कि एयर में आपका फोर्स अपॉन मीडियम में फोर्स ना, तो ये देख लिया गया, तो उसी को बोलाता है के। तो F साइलेंट इक्वल टू F साइलेंट नॉट इनटू के। तो उम्मीद करता हूं कि यह भी आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे देखा जाए, तो आपको कूलॉम का नियम और F साइलेंट नॉट का मान कितना होता है वो भी समझ आ गया होगा, उसका यूनिट भी समझ आ गया होगा। चलिए आगे देखा जाए। अब आगे बात किया जाए
चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। आगे बात किया जाए आवेशों का सतत वितरण, इसको क्या बोलेंगे, आवेशों का सतत वितरण अर्थात आवेश। अब इसको क्या, ये क्या होता है, जब किसी आवेश को किसी बॉडी पर दे दिया जाए तो उस बॉडी पर जो आवेश का एक समान रूप से वितरण होता है उसी को बोला जाता है कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, आवेशों का सतत वितरण। बात समझिए कि अगर कोई चार्ज हो उसको किसी बॉडी पर प्लेस कर दिया जाए, रख दिया जाए, तो वह पूरे बॉडी पर फैलेगा। अगर वह पूरे बॉडी पर फैल के एक समान रूप से फैलता है तो उसी को लाता है कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। अब यह बॉडी डिपेंड करता है कि कैसा है, आपका लीनियर बॉडी है कि सरफेस बॉडी है कि वॉल्यूमेट्रिक बॉडी है। जैसी बॉडी होगी वैसे ही चार्ज का यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा या कंटिन्यूअस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो बात समझिए, तो इस प्रकार कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज का अर्थात आवेशों का सतत वितरण तीन प्रकार से हो सकता है, एक लीनियर फॉर्म में, एक सरफेस के फॉर्म में, एक वॉल्यूम के फॉर्म में। तो इस प्रकार कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज तीन प्रकार से होता है। पहला होता है लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन, और दूसरा होता है आपका सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, और तीसरा होता है आपका वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन तीन प्रकार से होता है, एक लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होता है, दूसरा सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज और वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज क्या होता है पहले उसको देखेंगे, फिर सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, फिर वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज को देखा जाएगा। चलिए देखा जाए। अगर लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज को डिफाइन किया जाए, जब किसी लीनियर बॉडी या रेखीय बॉडी पर, जब किसी लीनियर बॉडी पर चार्ज एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट होता है तो लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज कहते हैं। और उसी चार्ज को अगर किसी यूनिट लेंथ पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो उसे क्या कहता है, लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज डेंसिटी, अर्थात क्या बोलते हैं इसको, उसको बोलते हैं कि रेखीय आवेश घनत्व, लीनियर रेखीय आवेश घनत्व, लीनियर चार्ज ऑफ डेंसिटी, लीनियर चार्ज ऑफ डेंसिटी बोलते हैं। जब कोई इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं तो लैम्डा इक्वल टू, अगर हम कहें कि ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन अगर लीनियर हुआ, लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होगा, और उसमें अगर एकांक लेंथ में, फॉर एग्जांपल अगर कोई रॉड है, इस प्रकार से कोई रॉड है, इस रॉड पे अगर आवेशों का वितरण हो रहा है, आवेशों का वितरण होता है, इसके यूनिट लेंथ पर जो चार्ज आपका डिस्ट्रीब्यूट होगा उसी को बोलाता है लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। अर्थात इसको अगर डेंसिटी, क्योंकि घनत्व किसको कहते हैं, डेंसिटी किसको कहते हैं, किसी पर्टिकुलर स्थान पर अगर चार्ज को या मास को दिखाया जाता है तो उसे डेंसिटी बोलते हैं। अगर चार्ज के फॉर्म में है तो जस्ट वो चार्ज के फॉर्म में चार्ज की डेंसिटी होगी, लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेंसिटी होगा, लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन। तो उसको देखा जाए तो इसका मतलब लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, ये लैम्डा इक्वल टू क्यू बाई एल, लैम्डा इक्वल टू क्यू बाई एल क्या होता है, रेखीय आवेश घनत्व, अर्थात आप कह सकते हो कि लीनियर चार्ज ऑफ डेंसिटी को लैम्डा से दिखाते हैं, लैम्डा इक्वल टू क्यू बाई एल। तो इसको डिफाइन करेंगे, किसी यूनिट लेंथ में उपस्थित चार्ज को लीनियर चार्ज डेंसिटी कहते हैं। तो रेखीय आवेश घनत्व किसे कहते हैं,
किसी एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश को आवेश घनत्व कहते हैं। और इसका यूनिट अगर देखा जाए तो इसका एसआई यूनिट क्या होगा, कूलम्ब पर मीटर होगा। अगर यही अगर आवेश वितरण राड में हो रहा है तो क्यू/एल होगा। अगर वही राड या वायर सर्कुलर फॉर्म में हो तब एल के स्थान पे उसकी लेंथ, सर्कुलर फॉर्म में जो लेंथ होगी उसको सरकमफ्रेंस बोलेंगे। बात समझिएगा। यदि यह किसी कोई एक वायर था, इस वायर को क्या किया गया, मोड़ दिया गया अर्थात वो वायर ऐसा हो गया। जब वायर ऐसा हो जाएगा, इसकी पूरी लेंथ ही क्या होगी, सरकमफ्रेंस हो जाएगी, सरकमफ्रेंस। और सरकमफ्रेंस एल का मान कितना होता है, परिध का मान कितना होता है, 2πr। तो इस प्रकार अगर वायर सर्कुलर होगा तो उसके लिए लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इक्वल टू q/2π, इसकी रेडियस जो होगी एल, रेडियस क्या होगी, r हो जाएगी। तो एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2πr। लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज वायर के लिए, अगर वायर सर्कुलर होगा तो ये होगा। ये किस केस के लिए है, फॉर सर्कुलर के लिए। सर्कल के लिए। अब इसी प्रकार अब अगर दूसरा बात किया जाए, सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज की बात किया जाए, तो सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज की बात अगर किया जाए तो क्या आ जाएगा, दूसरा है आपका सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज। इसको आप डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। तो डेल्टा इक्वल टू q/a होता है, डेल्टा इक्वल टू q/a होता है। लीनियर सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन अर्थात जब कोई चार्ज किसी यूनिट सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होता है तो वहां पे उसकी डेंसिटी बन जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलते हैं, अर्थात पृष्ठीय आवेश घनत्व बोलते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। और उसको डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। यदि इसको क्या, इसका परिभाषा क्या होगा, किसी यूनिट मीटर स्क्वायर, किसी एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश को आवेश क्षेत्रीय आवेश घनत्व कहते हैं या पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। जैसे कोई अगर प्लेट होगा, अगर किसी प्लेट में आवेश वितरित हो रहा है, अगर किसी प्लेट में आवेश वितरित हो रहा है, तो अगर किसी प्लेट में आवेश वितरित हो रहा है, उस प्लेट में एरिया के रूप में आवेश वितरित होगा, उसके यूनिट मीटर स्क्वायर में जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसी को सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते हैं, उसे डेल्टा से कहते हैं। डेल्टा इक्वल टू q/a होगा, डेल्टा इक्वल टू q/a होगा। तो इस प्रकार आपका इसे डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं, डेल्टा इक्वल टू q/a। यूनिट इसका देखा जाए तो चार्ज का कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर होगा। अगर आपका सरफेस कैसा है, स्पेयर है, अगर सरफेस आपका स्पेयर है, जैसे उस केस में हम लोग सर्कल देखे थे, अगर सरफेस स्पेयर है, इफ सरफेस इज स्पेयर देन एरिया इक्वल क्या हो जाएगा, 4πr²। तो यहाँ सरफेस चार्ज डेंसिटी डेल्टा इक्वल टू q/4πr² भी हम बोल सकते हैं। तो ये भी बात आपको समझ में आया होगा। यदि डिस्ट्रीब्यूशन जैसा होगा, सरफेस जैसा होगा, उस हिसाब से उसकी एरिया को हम रख देंगे। इस प्रकार अगर आगे देखा जाए तो आगे अगर आपको देखा जाए, तीसरा आएगा आपका, तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। मतलब आवेश का आयतन के रूप में आवेशों का जो वितरण होता है उसी को बोला जाता है आयतनात्मक वितरण। अर्थात यदि वह एकांक आयतन में आवेश का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, उसे क्या बोला जाएगा, उसे
वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या बोला जाएगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बोला जाएगा, अर्थात आयतन, आवेश का आयतन घनत्व, आवेश का आयतन घनत्व बोलेंगे, और उसको किसी भी करते हैं सिग्मा से, सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू बाई वी हो जाएगा, सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई वी। वी क्या है, वी आपका वॉल्यूम है, वी क्या है आपका वॉल्यूम है। यदि इफ कंडीशन क्या है, इफ यदि वह जो ऑब्जेक्ट है, जो बॉडी है वो कैसा है, वह स्फीयर है, यदि वो बॉडी स्फीयर है तब इफ बॉडी स्फीयर है, यदि बॉडी स्फीयर है तो आप कह सकते हो कि स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, यहाँ रख सकते हो डेल्टा इक्वल टू क्यू बाई 4/3 पाई आर क्यूब। इस प्रकार से आपका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी भी डिफाइन हो जाता है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी डिफाइन हो जाता है, इसको नोट कर लीजिए, फिर तब हम देखते हैं आगे। अब आगे आपका देखा जाए, नेक्स्ट अगर बात करें कि ये जो दिया हुआ है आपको मैटर, थोड़ा एक बार इस पे गौर कर लिया जाए। कुछ कंडीशन दिया हुआ जो एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, उन सब क्वेश्चनों का को कैसे हल किया जाए, कैसे उसका क्या आंसर होगा उसको देख लिया जाए। अगर बात करें व्हेन इलेक्ट्रॉन इंटर इन इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन, यदि कोई इलेक्ट्रॉन किसी विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करता, उसी की डायरेक्शन में अगर प्रवेश करता है, जब उसी डायरेक्शन में प्रवेश करता है तो उसका अगर पाथ पूछे आपसे, तो उसका पाथ कैसा होगा, उसका पाथ स्ट्रेट अर्थात लीनियर पाथ होगा। तो इसका मैटर सुनना है कि इसका पाथ कैसा होगा, लीनियर होगा। जब भी कोई इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड में, उसके जैसे कोई, ये देखिए ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है तो उसका जो डायरेक्शन होगा वो लीनियर ही होगा, सरल रेखी ही होगा। अगर बात करें दूसरे ऑब्जेक्ट थ्योरी पे, व्हेन इलेक्ट्रॉन इन इंटर, जब इलेक्ट्रॉन इंटर करे किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर, याद रखिए जब इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड ही है, इसके परपेंडिकुलर जब कोई इलेक्ट्रॉन इंटर करता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर अगर कोई इलेक्ट्रॉन इंटर करता है तो उसका पथ हमेशा परवलयाकार होता है, क्योंकि आगे हम लोग पढ़ेंगे कि वो इलेक्ट्रॉन इस प्रकार वह वृत्ताकार पथ पे ऐसे ऐसे करने लगता है, इस प्रकार उसका पथ हम लोग बोलेंगे कि पैराबोला होगा। या आप ये भी कह सकते हो कि यदि वह इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के को छोड़ के किसी भी डायरेक्शन में अगर इंटर करता है तो हमेशा उसका पथ पैराबोला ही होगा, परवलयाकार ही होगा। ये ध्यान देना है आपको कि अगर इलेक्ट्रॉन केवल और केवल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को छोड़ के कैसे भी प्रवेश करे, उसका डायरेक्शन, उसका जो पाथ होगा वो हमेशा पैराबोला ही होगा, अर्थात परवलयाकार ही होगा। अब अगर बात किया जाए, यहाँ पे एक अगला आपका थियरी है, एक स्थिर आवेश उत्पन्न, अगर कोई चार्ज स्थिर है, कांस्टेंट है, स्थिर, अगर कोई चार्ज है, चार्ज अगर आपका स्टेबल है, अगर कोई भी चार्ज आपका स्टेबल है तो केवल और केवल वह इलेक्ट्रिक फील्ड ही देता है और कोई भी मैटर को नहीं देता है, केवल और केवल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। लेकिन जब कोई चार्ज अगर मूव करता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ वह उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। तीसरी बात, यदि कोई अगर चार्ज मूव करता हुआ क्या कर रहा है, अपने वेलोसिटी में परिवर्तन कर रहा है, तो वो क्या देगा, एक चेंज इन एक्सेलरेशन कारण एक क्या करेगा, एक फोर्स को देगा। तो अगर वो गति कर रहा है चार्ज तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों होगा, अगर चार्ज स्टेबल है तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और यदि चार्ज जो आपका है वह चेंज हो रहा है, गति करता हुआ चेंज हो रहा है, तो वो एक फोर्स को डेवलप करेगा जिसको आप बोलते हो कि विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स होगा, जिसके कारण वह क्या उत्पन्न होगा, विद्युत की उत्पत्ति होगी। हम लोग आगे देखेंगे। अब बात करें यहाँ पे कि अगर इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी मीडियम में अगर कोई
डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मान कितना होता है? तो इलेक्ट्रिक मीडियम में रेजिस्टिविटी, इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी मीडियम में उसका मान होता है 5। ये याद रखना है आपको कि इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी मीडियम में उसका मान 5 होता है। जैसे अगर कोई मेटल होगा तो उसका मान इनफाइनाइट होता है, और अगर रेजिस्टिविटी मीडियम होगा तो उसका मान 5 होगा। अगर कोई मेटल होगा तो उसका मान कितना हो जाएगा? आपको बताया जा चुका है कि इनफाइनाइट। अगर कोई अन्य मीडियम होगा तो उसका मान 1 से बड़ा, अगर एयर होगा तो उसका मान 1 होता है। जस्ट इससे पहले बताया जा चुका है। अगर बात किया जाए अगले थियरी पे, तो 1p अर्थात 1 इलेक्ट्रॉन और 1 प्रोटॉन अगर किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस्ड हैं, यदि 1 इलेक्ट्रॉन और 1 प्रोटॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस्ड हैं, तो उस पे जो फोर्स होगा वह दोनों पे एक समान होगा और एक समान फोर्स का मैग्नीट्यूड लगेगा। दोनों इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों पर एक समान मैग्नीट्यूड का फोर्स उत्पन्न होगा। अब यहाँ पे अगर थियरी की बात किया जाए, व्हेन इलेक्ट्रॉन प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन, अगर कोई इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक, जैसे कोई आपका ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अगर कोई इलेक्ट्रॉन, ये आपका क्या है, ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसी के डायरेक्शन कोई इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है, तो आप जानते हो कि उसकी जो है पाथ लीनियर होता है या स्ट्रेट होता है और उसकी वेग में कमी हो जाती है, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इस पर अपोज बल लगा देता है और उसका वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी इसकी घट जाती है, वेलोसिटी इसकी घट जाती है। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में प्रवेश करता है तो वेलोसिटी घट जाती है, पाथ लीनियर होता है। यदि किसी अन्य डायरेक्शन प्रवेश करता है तो उसका पाथ पैराबोला होता है, आपको बताया जा चुका है। इसके बाद जस्ट हम लोग अगले वीडियो में क्या करेंगे, कुछ और थियरी जो एग्जाम पूछेगा उसको देखेंगे और फिर इसके कुछ बचे हुए भाग को देख लिया जाएगा। यहाँ से इसकी